नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश निवेश की एबीसीडी, जहां पर हर हफ्ते हम आपको मिलाते हैं बाजार की एक ऐसी आवाज़ से, निवेश जगत के एक ऐसे शख्स से जो आपके पोर्टफोलियो में आगे बढ़ने में आपकी सहायता करते हैं और निवेश की भाषा को आसान भाषा में आपको समझाते हैं। आज मेरे साथ एक्सिस म्यूचुअल फंड के दिमाग शाह जुड़ गए हैं और इनकी खासियत है फिक्स्ड इनकम और डेट निवेश। इक्विटी के बारे में तो हमेशा बातचीत होती है, लेकिन आज थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम के बारे में बातचीत करते हैं। और न सिर्फ वो निवेशक जो कि बहुत जोखिम नहीं उठा सकते, कंजर्वेटिव हैं, उनके लिए जानना जरूरी है कि उनके लिए क्या विकल्प है मौजूदा, बल्कि वो निवेशक भी जो अपने पोर्टफोलियो में ओवरऑल डेट को जगह देना चाहते हैं या रीबैलेंस करना चाहते हैं। देवांग, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में। और जैसे कि शो का नाम है एबीसीडी, यानी बहुत आसान भाषा में हम बात करते हैं। और डेट तो देवांग आप भी अग्री करते होंगे, थोड़ा सा जटिल हो जाता है निवेशकों के लिए, कठिन हो जाता है समझना कि कहाँ निवेश रणनीति बनाए। मेरे ख्याल से फिक्स्ड डिपॉजिट या इक्का दुक्का कुछ और विकल्पों के अलावा कोई ज़्यादा बढ़ता नहीं है आगे। डेट म्यूचुअल फंड को लेकर जागरूकता बढ़ रही थी, लेकिन फिर हमने देखा कि इंडेक्सेशन का एक बेनिफिट जाने से जो है वहाँ पर भी लोगों को एक दिलचस्पी कम हो गई। बहरहाल अब क्योंकि रेट कट सिनेरियो में हम आ चुके हैं, तो हो सकता है डेट म्यूचुअल फंड एक बार फिर से एक बेहतर विकल्प उभर कर निकले। तो कैसे ये बेहतर विकल्प होगा इस सिनेरियो में एज कंपेयर टू अ फिक्स्ड डिपॉजिट? मैं कंपेयर बार बार कर रही हूँ फिक्स्ड डिपॉजिट है, क्योंकि वही एक लोकप्रिय निवेश का विकल्प है जहां पर लोगों को थोड़ा सा भरोसा लगता है कि अच्छा हमारे पैसे डूबेंगे नहीं। रिस्क हालांकि वहां पर भी है, लेकिन अलग तरीके का रिस्क है जिसके बारे में लोग अक्सर सोचते नहीं है। देवांग, तो क्या कहेंगे आप, कैसे डेट म्यूचुअल फंड बेहतर विकल्प हो सकता है फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में? एक तो कविता, थैंक यू, धन्यवाद बड़ा हमको आपके टीवी चैनल पे आने के लिए। बट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, अगर हम आपने कंपैरिजन करा हुआ है आई थिंक ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स का। जी। हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि आज अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक पर फोकस करेंगे तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कि इंटरेस्ट रेट साइकिल कैसे दिखी जा रही है, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कट्स कितने दिख रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट है मार्केट का, ग्रोथ कैसा दिख रहा है, इन्फ्लेशन कैसा दिख रहा है। हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप नेक्स्ट 6 से 9 महीने तक का इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन करेंगे, आरबीआई ने भी खुद एक रिलीज करी हुई है कि जहां पे उनको इन्फ्लेशन काफी नीचे दिख रहा है, और हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि इन्फ्लेशन शायद आरबीआई के प्रोजेक्शन से भी नीचे रहेगा। और वो रीजन है कि समवेयर डाउन द लाइन आरबीआई ने एक्चुअली प्रीएम्प्टिवली, प्रोएक्टिवली रेट कट ज्यादा करे हैं। अगर आपने लास्ट 6 महीने में अगर स्टेप्स देखे हो आरबीआई के पर्सपेक्टिव से, आरबीआई ने 100 बेसिस की रेट की कटौती करी है। आरबीआई ने 10 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज करी हुई है थ्रू वेरियस टूल्स। और आरबीआई एक फॉरवर्ड लुकिंग आरबीआई है, जहां पे आरबीआई ने सितंबर ऑनवर्ड्स बिजी सीजन चालू होने के पहले ही लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है बैंकिंग सिस्टम में थ्रू सीआरआर कट्स ऑफ 100 बेसिस। सो हमें ऐसा लगता है कि आरबीआई की जो प्रोएक्टिव स्टेप्स है उसके वजह से डेट मार्केट में यील्ड्स नीचे रहेगी, यील्ड्स में कैपिटल गेन्स बनेंगे बिकॉज ऑफ मार्केट मूवमेंट ऑन द डाउनवर्ड साइड। और उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स कम्स आउट टू बी अ वेरी वेरी गुड सोल्यूशन फॉर क्लाइंट्स। अगर आप उनको जो ट्रेडिशनल सोल्यूशन है जिस जैसे आपने एग्जांपल दिए उनके साथ कंपेयर करेंगे, तो जो बेनिफिट और जो फायदे इन्वेस्टर और निवेशक को होते हैं, अगर एक पहला फायदा मैं बताऊं तो पहला फायदा है कि वो जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। जब आप एक ट्रेडिशनल सोल्यूशन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक स्पेसिफिक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। यहां पे आप जैसे आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें 50-60 सिक्योरिटीज आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड रहता है। दूसरा चीज जो बहुत बड़ा फायदा इन्वेस्टर्स को होता है इज द एंट्री एग्जिट बैरियर्स। सिंपल टर्म्स में, अगर आप कभी भी कोई ट्रेडिशनल सोल्यूशन ब्रेक करने जाते हैं तो उसमें पेनल्टी चार्जेस होते हैं, प्रीपेमेंट चार्जेस होते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको T+1 में आपको रिडेम्पशन पे आउट हो जाता है। वो मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से रिटर्न्स देते हैं। तो अगर आपका मार्केट का व्यू पॉजिटिव है, जैसे आपने समझाया कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं, मार्केट्स में इतनी सारी आरबीआई की एक्शन हो चुकी है, इसके लिए रेट्स में पॉजिटिवनेस है, तो उसके हिसाब से आपके रिटर्न्स अच्छे रहेंगे। तीसरा पर्सपेक्टिव एक जो बहुत बड़ा फायदा है इज दैट एक कैटेगरी चालू करी है म्यूचुअल फंड्स में,
टैक्स फाइनेंस बिल का रिलीज होने के बाद और सेबी गाइडलाइंस की जो क्लैरिटी मिलने के बाद, विच इज इनकम प्लस आर्बिट्राज कैटेगरी फंड ऑफ फंड, अगर आप इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर और आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जो आपका निवेश का जो टाइम होराइजन है, अगर वो 2 साल तक है और 2 साल से ज्यादा है, तो आपको जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो 12.5% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है। सो आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एक, आप इंटरेस्ट रेट साइकिल का बेनिफिट लेंगे बाय इन्वेस्टिंग इन अ डेट म्यूचुअल फंड। सेकेंडली, आपके एग्जिट बैरियर्स, जो आपका, अगर आपको कोई इमरजेंसी और आपको पैसे की जरूरत है, तो आपको T+1 में मार्केट मूवमेंट के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं। और तीसरा जो बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 2 साल से ज्यादा है, तो आपका जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो सिग्निफिकेंटली लोअर रेट होगा, वो 12.5% है। सो इसके हिसाब से हमारे अंदाजे से म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड्स comes out to be a very very good solution for clients. सेकेंडली, सेबी ने और एक बहुत अच्छी चीज करी हुई है, उन्होंने कैटेगराइजेशन ऑफ फंड्स चालू करे हैं। तो आप अपने टाइम होराइजन के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वी हैव अ स्कीम फ्रॉम 1 डे to 30 years। समझ लीजिए किसी का इन्वेस्टमेंट और निवेश का टाइम होराइजन 1 दिन का है तो ओवरनाइट कैटेगरी है। सिमिलरली, अगर किसी का बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन का, टाइम होराइजन का इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है। सो कैटेगराइजेशन ऑफ फंड्स विथ ऑल द अदर बेनिफिट्स एज आई एक्सप्लेन्ड, आई थिंक म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा सोल्यूशन है डेट इन्वेस्टर्स के लिए। मुझे एक चीज़ समझनी है, क्योंकि देखिए डेट म्यूचुअल फंड्स में 16 कैटेगरी है और अच्छी बात यहाँ पर ये है निवेशकों के लिए कि हर अवधि के लिए आपके पास डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विकल्प है, आपके पास ऑप्शन है। वो एक खासियत है और काफ़ी बढ़िया खासियत है। बट हैविंग सेड दैट, अगर मैं लॉन्ग टर्म के डेट म्यूचुअल फंड्स लेती हूँ तो ऐसे में जो इंटरेस्ट रेट का बदलाव होता है, अब देखिए जैसे कि हम बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो से निकलकर अब घटती हुई रेट इंटरेस्ट सिनेरियो में आ गए हैं। अब रेट कट्स जो है वो जस के तस रहेंगे, कितने घटेंगे, ज़्यादा घटेंगे, कम घटेंगे या पॉज हो जाएगा, वो उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेगा, है ना देवांग। अब ऐसे में अगर मैं ऐसा कोई शख्स हूँ, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में होता है, लोग लंबे लंबे अंतराल के लिए जो है फिक्स कर देते हैं अपना पैसा कि इतने इंटरेस्ट रेट पे हमने लॉक कर दिया है। अब डेट म्यूचुअल फंड्स में मैंने इतने लंबे समय के लिए, मान लीजिए अगर 5 साल तक के लिए कोई लॉक इन कर लिया, अब ऐसे में इंटरेस्ट रेट का तो हमारे कंट्रोल में है नहीं ना, वो तो अपने आप सरकारें अर्थव्यवस्था के मुताबिक करती रहेंगी, जो सेंट्रल बैंक से वो निर्णय लेते रहेंगे। तो उतार चढ़ाव से मुझे कितना घाटा होगा, मुझे कितना फायदा होगा? सो दो पर्सपेक्टिव है। एक तो आपने जैसे तरीके से बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो लार्जली जो म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स है, जो स्पेसिफिकली डायनामिक काइंड ऑफ फंड्स, और जैसे एक सोल्यूशन की बात करी विच इज डेट प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड, अगर आप ये कैटेगरी लेते हैं, जैसे हमारे एक्सिस म्यूचुअल फंड का सेम कैटेगरी फंड है, सो अगर उस कैटेगरी का, और इंडस्ट्री में बहुत सारे पीयर्स ने भी ये फंड कैटेगरी निकाली है, तो जनरली उस कैटेगरी में फंड मैनेजर भी अपना ड्यूरेशन कम कर लेता है। तो एग्जांपल, अगर हमें इंटरेस्ट रेट हाइक का एनवायरनमेंट दिखता है तो हम लोग फंड की जो ड्यूरेशन रहती है, जो मार्क टू मार्केट कैपिटल लॉसेस जिसकी वजह से होते हैं, उसको हम लोग कम कर देते हैं, सो दैट इंटरेस्ट रेट हाइक का घाटा या नुकसान इन्वेस्टर का ना हो। सो वो डायनामिकली डिपेंडिंग ऑन द मैक्रो एनवायरनमेंट हम फंड का ड्यूरेशन मैनेजमेंट करते हैं। दूसरी पर्सपेक्टिव से और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी फॉर द नेक्स्ट नियर टर्म, अगर मैं नेक्स्ट 12-18 महीने के लिए बात करूं, करंट मार्केट एनवायरनमेंट ऐसा है जहां पे इन्फ्लेशन, आरबीआई के जो बैंड है विच इज 4 से 6% का आरबीआई का इन्फ्लेशन बैंड है, हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि नेक्स्ट 12 महीने के लिए इन्फ्लेशन का बैंड जो रहेगा वो 3.5-4% के आसपास रहेगा। दूसरा पॉइंट, ग्रोथ अभी भी इंडिया में काफी, अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर्स काफी सॉफ्ट है और ग्रोथ आरबीआई के प्रोजेक्शन के आसपास रहेगा, और 6 से 6.5 के बीच में। उस कॉन्टेक्स्ट में हमें रेट हाइक्स इमीडिएटली कहीं दिख नहीं रहे हैं। लेकिन अगर कोई मीडियम टर्म है, जैसे आपने एग्जांपल दिया, किसी को 5 साल तक का इन्वेस्टमेंट देखना है और उसके लिए हम लोग कैसे फिक्स्ड इनकम सोल्यूशनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसको, उस इन्वेस्टर को ये नई कैटेगरी विच इज इनकम प्लस आर, जिसमें फंड मैनेजर्स डायनामिकली ड्यूरेशन मैनेज करते हैं, प्लस उसका टैक्स एफिशिएंसी काफी अच्छा है,
वो सोल्यूशन काफी अच्छा है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू लुक एट फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। उसमें डायनामिकली ड्यूरेशन कम किया जाएगा सो दैट इन्वेस्टर का घाटा बढ़ोतरी इंटरेस्ट रेट में ना हो। चलिए, अब थोड़ा सा इंटरेस्ट सिनेरियो पे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि एक दौर हमने देख लिया कि रेट कट का शुरू हो चुका है, और अब ऐसे में जो महंगाई को लेकर आंकड़े आ रहे हैं, हालांकि बीच बीच में महंगाई स्पाइक होने की भी एक कमेंट्री हुई है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी सीजनल भी होती है, बट हैविंग सेड दैट कंफर्ट जोन में है देखिए महंगाई का आंकड़ा आरबीआई के लिए। अब कितने तक के रेट कट की हमें उम्मीद करनी चाहिए? अब बस 6 ही महीने बचे हैं ये पूरा साल खत्म होने में, अब ऐसे में कितना बीपीएस आपको लगता है कि कट सकता है? तो जैसे मैंने पहले समझाया कि आरबीआई ने थोड़ा फ्रंट लोडिंग ऑफ रेट कट्स कर दिए हैं बिकॉज उनको ग्रोथ को सपोर्ट करना है। इस साल अगर मैं आपको बताऊं, हमारा अंदाजा ऐसा है कि आरबीआई ने सबसे ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करी है ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। वो लोग जिस तरीके से सेंट्रल बैंक ने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है सिस्टम में, जैसे मैंने नंबर आपको आंकड़ा दिया 12 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में, सो दैट ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स हो। तो अगर लिक्विडिटी पॉजिटिव रहेगी तो क्या होगा? क्रेडिट ग्रोथ होगा। क्रेडिट ग्रोथ होगा विच विल एक्चुअली लीड टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स इन द एनवायरमेंट। सो आरबीआई ने अच्छी तरीके से बैंकिंग लिक्विडिटी क्रिएट करी है। आरबीआई ने फ्रंट लोडिंग करी है 100 बेसिस का रेट कट ऑलरेडी इन द लास्ट 6 मंथ्स। हमारा अंदाजा ऐसा है कि बिकॉज ऑफ मार्केट एनवायरनमेंट विच इज जो इन्फ्लेशन जैसे आपने बात की, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि इन्फ्लेशन नेक्स्ट 6 महीने तक 3.5-4% के बीच में रहेगा। और उसके हिसाब से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि एक रेट कट और हो सकता है इन द नेक्स्ट सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, सितंबर से मार्च 26 के बीच में, सितंबर 25 से मार्च 26 के बीच में एक 25 बेसिस का रेट कट हो सकता है। और जिसके हिसाब से इन्वेस्टर्स का जो रिटर्न और निवेश जो उनको फिक्स्ड इनकम एलोकेशन होना चाहिए वो इस पॉइंट ऑफ व्यू में डिपेंडिंग ऑन देयर गोल्स एंड एज अच्छा खासा होना चाहिए। चलिए, मुझे अब ये जानना है कि ओवरऑल ग्लोबल समीकरण रेट कट को लेकर क्या बन रहे हैं देवांग, और हम उससे कितने अछूते हैं? आई एम नॉट श्योर अछूता विल बी द राइट वर्ड टू यूज, बिकॉज डेफिनेटली अगर बाहर सिनेरियोज खराब है ग्लोबल फ्रंट पे तो हमें भी कहीं ना कहीं पॉज लेना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप ग्लोबल सिनेरियो का एक हमें आइडिया दे दें और उससे हम कैसे कनेक्टेड हैं। हम अपने घरेलू फ्रंट पे तो बहुत मजबूत हैं जैसे आपने समझाया भी, बट ऐसा नहीं है कि ग्लोबल हेडविंड्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं तो कविता, एज राइटली हाईलाइटेड, आपने जैसे बोला कि ग्लोबल हेडविंड्स बहुत ज्यादा है। आई थिंक सारी दुनिया को एक चीज जो बहुत परेशान कर रही है इन दिनों, इसकी टैरिफ क्या रेट पे होगा, इंडिया पे कितना टैरिफ इम्प्लीमेंट होगा, बाकी दुनिया में बाकी सारे देशों पे टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन क्या रहेगा, और उसके वजह से इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट क्या रहेगा, सेंट्रल बैंक्स क्या करेंगे, ये सारी गुत्थी और कंफ्यूजन मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स में बहुत सारी है। हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि इस माहौल में जहां पे जब बहुत अनसर्टेनिटी है, इन्वेस्टर्स अपने वेल्थ को प्रिजर्व करना चाहते हैं। वो अपनी जो भी रिटर्न्स उन्होंने लास्ट 4-5 साल में बनाया हुआ है वो उनको प्रिजर्व करना चाहिए इस साल इन एन अनसर्टन एनवायरनमेंट। और उस टाइम पीरियड में उनको डेट का एलोकेशन बाय डिजाइन, एसेट एलोकेशन फॉलो करना है हम लोग सबको। और एसेट एलोकेशन में डेट का एलोकेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। नाउ आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा कि अगर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स हाई रहेंगे या फेड का माहौल कैसा रहेगा, उसका इंपैक्ट इंडियन बॉन्ड मार्केट पे कैसा रहेगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है पहले तो कि यूएस का डेटा खराब आना शुरू हो गया है। अगर आप उनका ग्रोथ फ्रंट पे देखेंगे, आप वहां पे अगर देर आर सर्टेन पैरामीटर्स लाइक पीपल लुक एट रिटेल सेल्स, वहां पे देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट डेटा देखा जाता है, सीपीआई देखा जाता है और ग्रोथ इंडिकेटर्स देखे जाते हैं। सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो है वो काफी म्यूटेड होने लग गए हैं, वो काफी कमजोर होने लग गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा हाई होने बढ़ने लग गया है। दूसरी चीज, सीपीआई ट्रैजेक्टरी, जितना हम सब लोग डर रहे थे कि इन्फ्लेशन आएगा, बहुत बड़ा इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि हाँ, फेड बहुत कॉशियस मोड में है, लेकिन फेड सेंट्रल बैंक भी, यूएस सेंट्रल बैंक भी
धीरे धीरे रेट कट चालू करेंगे। हमारा व्यू ऐसा है कि सितंबर और दिसंबर में फेड रेट कट्स होंगे 25-25 बेसिस के। और इसलिए अगर इंडिया में भी थोड़ा ग्रोथ शॉक रहा, इन्फ्लेशन का माहौल जैसा दिख रहा है वैसा अच्छा रहा, सो आरबीआई कैन लुक एट वन मोर रेट कट। बट बिकॉज आरबीआई ने काफी सारी एक्शंस फ्रंट लोडेड कर ली है, यहां से रेट कट्स बहुत अग्रेसिव नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे। एक 25 बेसिस का रेट कट हो सकता है। हम लोग कंप्लीटली डीकपलाइज नहीं हो गए हैं अभी ग्लोबल मार्केट से। हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे मैक्रोस काफी अच्छे हैं, यूएस इकोनॉमी के मैक्रोस काफी वीक है। सो थोड़ा डीकपलिंग हो गया है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि वहां के इंपैक्ट ज्यादा हमारे बॉन्ड मार्केट पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन फेड भी रेट कट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, और आरबीआई माइट डू 125 बेसिस ऑफ रेट कट। ऑलराइट, चलिए अब थोड़ा सा मुझे बात करनी है निवेश विकल्प के चुनाव को लेकर। हमेशा फिराक में रहते हैं निवेशक कहाँ पर मुनाफा कमाया जा सके। हालांकि बहुत ज़रूरी है कि एक स्ट्रैटेजी के तौर पे आप आगे बढ़े, और एसेट क्लासेस जो होती हैं वो न सिर्फ आपके रिटर्न की गाड़ी को आगे बढ़ाती हैं, आपका रिस्क भी कम करती हैं। एक एसेट क्लास में अगर वॉलेटिलिटी हो तो दूसरी जो है वो संभाल सकती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हैविंग सेड दैट, फिलहाल चुनाव करने के लिहाज से अगर देखा जाए तो ऐसा कौन सा निवेश का विकल्प जो टैक्सेशन के लिहाज से भी फेवरेबल हो और हर उम्र के इन्वेस्टर के लिए फेवरेबल हो, और साथ ही आपको अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपको ठीक ठाक फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न भी दे, तो क्या चुनाव होना चाहिए और कैसे इसमें निवेश करना चाहिए? तो कविता, बिगनिंग ऑफ द इंटरव्यू मैंने एक बात बताई थी कि टैक्स बिल और सेबी रेगुलेशंस ने क्लैरिफिकेशन दी है, जहां पे एक नई कैटेगरी उभर के आई है म्यूचुअल फंड में डेट साइड पे, विच इज डेट प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड कैटेगरी। ये कैटेगरी अभी बहुत छोटी है। आई थिंक टोटल इंडस्ट्री एयूएम कुछ 16-17 हजार करोड़ का एयूएम हो चुका है इस कैटेगरी में। ये कैटेगरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में उसमें कोई कुछ भी एयूएम नहीं था। अभी लास्ट 6 महीने में इस कैटेगरी में 16-17 हजार करोड़ के एयूएम फ्लो आ गया है। दिस कैटेगरी उसका उसका कॉम्पोजिशन कैसा है कि अप टू 65% आप उस कैटेगरी में डेट में निवेश करेंगे, बैलेंस 35% आप आर्बिट्राज फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। सो अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ 65-35, अगर आप ये कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जो अगर 2 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आपको टैक्स एफिशिएंसी मिलती है आफ्टर 2 years। द टैक्स रेट applied is 12.5%. So this is the category which we believe so makes a lot of sense for investors going ahead. ये कैटेगरी सबसे अच्छी कैटेगरी रहेगी, जो एक टैक्स एफिशिएंट कैटेगरी रहेगी, जो एक इन्वेस्टर को बेटर टैक्स ऑप्टिमल लो वोलेटाइल सोल्यूशनिंग इन्वेस्टर के लिए रहेगी। ऑब्वियसली उनके जो रिटर्न्स रहेंगे वो मार्केट लिंक्ड रहेंगे। हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है, जो मैक्रो इकोनॉमिक देख के ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ग्लोबल साइकिल, आपने जैसे बात करा टैरिफ्स, ये सारे फैक्टर्स को उसमें रख के नजरअंदाज रखते हमारा व्यू ऐसा है कि यहां से फिक्स्ड इनकम मार्केट्स में रिटर्न्स, बहुत बड़े रिटर्न्स नहीं आने वाले हैं, बिकॉज आपको 25-50 बेसिस का रेट कट दिखेगा। लेकिन ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस से अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 2 साल प्लस है, सो ये इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड कैटेगरी एज अ कैटेगरी मेरे हिसाब से इज द बेस्ट कैटेगरी चुनाव करने के लिए। और ये कैटेगरी में रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट जरूर देखनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ऐसे में मैं चाहती हूँ कि रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, मुझे नहीं पता अगर आप उस पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न एक्सपेक्टेशंस फिर क्या होती है? देखिए, हर निवेश विकल्प का चुनाव के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, और कमाई एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से सिलेक्शन होता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का। तो किस तरह की रिटर्न एक्सपेक्टेशंस लेकर हमें चलना चाहिए? कविता, रिटर्न एक्सपेक्टेशन तो हम लोग इट्स मार्केट लिंक, तो बहुत डिफिकल्ट होता है आपको कोई भी उनको एक बैंड देना या कोई एक्सपेक्टेशन देना। बट हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि जनरली डेट फंड्स में इन्वेस्टर्स का
फायदा या आपने जैसे बोला कि मुनाफा कैस कब होता है, इज व्हेन दे एक्सपेक्ट रेट साइकिल, रेट कट्स। हमें ऐसा माहौल लगता है कि आज भी अगर हम मैक्रो एनवायरनमेंट देखें, सो ग्रोथ अभी भी इकोनॉमी में काफी वीक है। इन्फ्लेशन, हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि वो आरबीआई की एक्सपेक्टेशन से भी नीचे रहेगा। आरबीआई का फुल ईयर का एक्सपेक्टेशन इज 3.7% और सब 4। हमें लगता है कि आरबीआई के एक्सपेक्टेशन से भी नीचे इन्फ्लेशन रहेगा। उस कंडीशंस में आई थिंक रेट कट की प्रोबेबिलिटी है। और अगर रेट कट्स है तो जनरली डेट म्यूचुअल फंड्स में ट्रेडिशनली वी हैव सीन कि जब भी रेट कट होते हैं उसमें मुनाफा होता है। सो आर अंडरस्टैंडिंग इज कि मार्केट एनवायरनमेंट देख के जहां पे बहुत अनसर्टेनिटी है, टैरिफ की फियर्स है, ग्लोबल हेडविंड्स है, और इंडिया लोकल मैक्रो जहां पे सॉफ्टनेस ऑफ इन्फ्लेशन है, डेट एलोकेशन शुड बी हायर। एंड जैसे आपने अगर डेट एलोकेशन अगर आप कर रहे हैं, सो इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड कैटेगरी, जिसमें आपका 2 साल निवेश करने के बाद जो टैक्स एफिशिएंसी किक इन होती है, वो कैटेगरी सबसे अच्छा सोल्यूशन है फॉर क्लाइंट्स। और राइट, मेरे ख्याल से एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। और पोर्टफोलियो लेवल पर तो आपने बातचीत कर ली और आपने बता दिया कि कौन सा विकल्प सही है निवेशकों के लिए। डेट में क्या घाटा होता है, और अगर होता है तो किस सिनेरियो में होगा, किस वजह से होगा? नहीं, बहुत अच्छी तरीके से आपने वो क्वेश्चन पूछा कि डेट के लॉसेस कब हो सकते हैं। तो सी, डेट में रिटर्न्स कैसे बनते हैं, और वो जब उल्टा हो जाएगा तो उनके लॉसेस होते हैं। तो डेट में रिटर्न्स बनते हैं दो पर्सपेक्टिव से, एक तो इंटरेस्ट रेट कटौती से, और दूसरा अगर हम लोग ने सही टाइम पे कंपनीज में निवेश किया और वो कंपनीज की रेटिंग अपग्रेड हो गई, तो उसमें क्रेडिट स्प्रेड्स कॉम्प्रेस हो जाते हैं। बेसिकली हम लोग ने अगर एक कंपनी ली और AA कंपनी, और वो अगर AAA कंपनी हो गई, तो जो कंपनी के रेट पे हम लोग ने इन्वेस्ट किया वहां से उसके क्रेडिट स्प्रेड्स कॉम्प्रेस हो जाएंगे। ये दोनों रीजंस होते हैं, एक रेट कट साइकिल और एक क्रेडिट कॉम्प्रेशन। ये दोनों तरीके से फायदे होते हैं, मुनाफे होते हैं इन्वेस्टर्स को। अगर रेट हाइक होना शुरू हो जाए जब, और आपका फंड का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबा है, तब जाके आपको मार्क टू मार्केट लॉसेस आएंगे। और दूसरा, जब हमने 2018, 19, 20 में जो हमने क्रेडिट साइकिल देखी थी, जहां पे क्रेडिट साइकिल बहुत खराब हो गई थी और बहुत डाउनग्रेड्स और क्रेडिट रेटिंग में आए थे, काफी डिफॉल्ट्स हुए थे, उस टाइम पे इन्वेस्टर का घाटा होता है। सो ये दोनों जो इन्वेस्टर के लिए मुनाफा करके देते हैं, जो रेट कट साइकिल और क्रेडिट कॉम्प्रेशन इन अ गुड एनवायरनमेंट, इन अ बैड एनवायरनमेंट जब रेट हाइक्स होते हैं और जब क्रेडिट साइकिल खराब होती है जिसमें डाउनग्रेड्स और डिफॉल्ट होते हैं, वो इन्वेस्टर के लिए नुकसान देते हैं। देवांग, समय मेरा समाप्त हुआ, लेकिन सवाल आपके लिए ख़त्म नहीं हुए हैं। बहरहाल अगली पेशकश में आपसे वो सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन चलिए, आपने समय दिया और एट लेंथ इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन की, बहुत बारीक और आसान भाषा में समझाया निवेशकों को कि कैसे अपने फिक्स इनकम पोर्टफोलियो की प्लानिंग या डाइवर्सिफिकेशन के लिए इस एसेट क्लास को इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू कविता। चलिए, इसी के साथ निवेश की ABCD में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नई आवाज़ के साथ। नमस्कार।